अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रत्यय प्रकरण ये श्रृंखला चलाई जा रही है और इस श्रृंखला के अंतर्गत तद्धित अर्थ में प्राप्त होने वाले प्रत्ययों पर चर्चा की जा रही है। आज उसी पर मैं आगे चर्चा करते हुए चातुरर्थिक प्रत्यय इस प्रकरण पर आपके साथ बात करूंगी। चातुरर्थिक प्रत्यय ये तद्धित प्रत्यय हैं और ये चातुरर्थिक का यदि हम अर्थ देखें तो यहाँ चतुर शब्द जो चार जिसका अर्थ है, तो चातुरर्थिक मीन्स चार अर्थों में प्राप्त होने वाले तद्धित प्रत्यय, ये इस शीर्षक का अर्थ है। तो ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि चातुरर्थिक शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई है। तो यदि हम इसको देखें तो चातुरर्थिक का अर्थ है तो चतुर नाम अर्थानाम समाहारा, चतुरर्थी बनता है। यदि हम इसमें समाहार अर्थ में ये इसका समास करते हैं तो ये समास क्या हो जाता है, चतुरर्थी बन जाता है। और फिर उसके बाद चातुरार्थिक बनाना है तो तत्र भवा चातुरर्थिका, अर्थात ठक प्रत्यय लगता है और उसके बाद उसको ठय प्रत्यय लगता है और ठय प्रत्यय को फिर ठ को इक होकर चातुरर्थिक ये अर्थ प्राप्त होता है, ये शब्द प्राप्त होता है, जिसका अर्थ होता है वे प्रत्यय जो चार अर्थों के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब हम ये देखें कि इसका जो विग्रह है एक और प्रकार से भी हो सकता है, जैसे चतुर्षु अर्थेषु भवा इति तद्धितार्थे द्विगौ तो द्विगोर लुगन पत्येति ठयो लुक स्यात्। तो एक अन्य प्रकार से करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। जब हमने ये कहा द्विगु समास किया, चतुर्नाम अर्थानाम समाहारः, ये द्विगु समास है। हम सब जानते हैं संख्या पूर्वो द्विगु, इसका पहला पद संख्यावाचक है। तो यहाँ पर द्विगु समास जब हम करते हैं तो हमारे पास एक सूत्र प्राप्त होता है द्विगोर लुग अनपत्ये। तो जब हम ठय प्रत्यय करते हैं तत्र भवा अर्थ में, तो उस ठय प्रत्यय का जो है लुक हो जाता है। द्विगौ तो ये जो द्विगोर लुग अनपत्ये, इस सूत्र से जो द्विगु को प्राप्त होने वाला प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय ठय, उसका लुक हो जाएगा। और जब लुक हो जाता है तो फिर चातुरर्थिक ये रूप नहीं बनता है। तो इसलिए टीकाकारों ने इसका अर्थ एक और प्रकार से भी दिया और उन्होंने कहा कि चतुर्नाम अर्थानाम समूहा, ये तो हमें दिया चतुर्नाम अर्थानाम समूहा, लेकिन यदि हम इसको चातुरर्थिक को चत्वारः अर्था यस्मिन्, अगर इस प्रकार से बहुव्रीहि समास करेंगे तब यहाँ पे चतुरर्थ बनेगा और उसके बाद इसको हम ठय प्रत्यय करेंगे तो एक होकर चातुरर्थिक रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से द्विगु समास यद्यपि प्राप्त हुआ है, लेकिन द्विगु समास करने पर चातुरर्थिक रूप निष्पन्न नहीं होता है, इसलिए शंका होती है। इस कारण से फिर हमने इसका जो है बहुव्रीहि समास के रूप में इसका जब हमने विग्रह किया तो बहुव्रीहि समास में इसका ठय प्रत्यय का लुक नहीं होता है। तो इस प्रकार से चातुरार्थिक प्रत्यय, इसका अर्थ ये हुआ कि चार अर्थों में होने वाले तद्धित प्रत्यय। अब वो चार अर्थ कौन से हैं, तो अष्टाध्यायी में चार सूत्र दिए गए हैं जिनमें ये बताया गया है कि ये प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं। तो उसमें तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि, ये पहला सूत्र है जिनके विषय में चर्चा करूंगी, इन्हीं पे चर्चा होनी है आगे। दूसरा सूत्र तेन निर्वृत्तम है, तीसरा तस्य निवासः है और चौथा है अदूर्भवश्च। तो ये चार सूत्र हैं जो चातुरर्थिक जिससे चातुरर्थिक से जिनका अर्थ में प्राप्त होता है। तो ये चारों सूत्र किस अर्थ में बताते हैं, प्रत्येक सूत्र किसी विशेष अर्थ में लगने वाले तद्धित प्रत्यय की बात करता है। तो उसके लिए विस्तार से आपके साथ चर्चा है। तो सबसे पहले तो इसको तदस्मिन् इति देशे तन्नाम्नि, तो इसमें क्या है, इसका अर्थ है कि वह इसमें है ऐसा देश। तद अस्मिन्, वह अस्मिन् मीन्स इसमें अस्ति है, इति देशे तन्नाम्नि, और उस नाम वाला देश। इसका अर्थ अभी बाद में, अब मैं संक्षेप में आपको हिंदी इसकी बता रही हूँ। तेन निवृत्तम का अर्थ होता है उसके द्वारा बनाया गया। निवृत्त
बनाया गया या बसाया गया, और किसके लिए आएगा? देश के लिए। इसी प्रकार से तस्य निवासः अर्थात उसका निवास, अर्थात वो वहाँ रहता है, ऐसा देश। अदूरभवश्च जो उससे दूर नहीं है, ऐसा देश। अब हमने ये देखा कि इन चारों अर्थों में देश शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात चारों ही सूत्र देश के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। यदि देश का नाम नहीं होगा या देश उससे अर्थ प्राप्त नहीं होगा तो ये सूत्र, ये प्रत्यय नहीं होंगे। तो चार सूत्र चातुरर्थिक इसलिए इनको कहा कि इन चारों के चारों अर्थों में जितने भी चार अर्थ बताएंगे, तस्य निवासा, अदूर्भवश्च और तेन निवृत्तम, इन सभी अर्थों में जो प्रत्यय लगते हैं वो सभी प्रत्यय चतुरर्थ नाम से जाने जाते हैं। और जो देशे तन नामनी सूत्र में कहा गया, पहले सूत्र में, वो सबकी अनुवृत्ति इन जो है इसकी अनुवृत्ति इन चारों में ही होगी, अर्थात चारों ही जब देश के नाम के लिए प्रयुक्त होंगे तभी ये प्रत्यय प्राप्त होंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि चतुरर्थ प्रत्यय हैं ये, और एक ही उसमें श्रेणी में इनको लिया है। तो अब हमने ये स्पष्ट किया कि ये चतुरर्थ प्रत्यय क्या होते हैं और ये किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, और इनको चतुरर्थिक प्रत्यय क्यों कहा, क्योंकि चारों ही देश के लिए, उस देश के नाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो उनमें से पहला सूत्र आपको मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। पहला सूत्र था तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि। तो अब यहाँ पे कुछ जो शब्द हैं इसमें प्रयुक्त किए गए उनके विषय में पहले जानेंगे, तभी हम इस सूत्र का अर्थ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तद और अस्मिन् और अस्ति और इति ये शब्द हैं इसमें, और देशे तत् नाम्नि, यदि हम शब्दों को अलग करेंगे तो इसमें ये इतने सारे शब्द में प्राप्त होंगे। हमने पढ़ा है कि सूत्र जो प्रत्यय करने वाला सूत्र है उसमें जो पहला पद होता है उसमें जो विभक्ति जो लगा होता है, विभक्ति लगी होती है, उसी विभक्ति वाला जो शब्द है जिसको प्रत्यय लगाया जाना है उसी विभक्ति वाला होना चाहिए। तो यहाँ देखिए तद प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तत् नपुंसकलिंग में, तो तत् का अर्थ क्या हुआ? प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाले समर्थ तो आएगा ही। पूर्व सूत्र में समर्थ का भी मैंने बार बार बताया कि समर्थ होना चाहिए, अर्थवान होना चाहिए। तो प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाले अर्थवान शब्द से तद अस्मिन् देशे अस्ति, वह इस देश में है, विद्यमान है, इस अर्थ में जब देश का नाम निर्देश करने के लिए प्रत्यय किया जाता है तो जो यथाविहित का कहने का तात्पर्य है कि जो प्रत्यय कहे जाएंगे उन प्रत्ययों को लगाया जाएगा और वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। इसे हम एक बार और अधिक स्पष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बताया गया अर्थ कौन सा होना चाहिए और किसके लिए प्रयुक्त होना चाहिए। शब्द होना चाहिए प्रथमांत, प्रथमा विभक्ति वाला, और उससे अर्थ ये होना चाहिए कि वह इस देश में है। तद अस्मिन्, अस्मिन् मीन्स इसमें, इसमें यहाँ किसके लिए? देश के लिए। तो इसमें अस्ति है तो वह इसमें है, ये अर्थ है। इस अर्थ में प्रत्यय लगेगा, तद्धित प्रत्यय, और तद्धित प्रत्यय का लगने के बाद ये अर्थ दिया जाएगा। और वो देश का नाम, देशस्य नामना निर्देशम कर्तुम, देश के नाम का निर्देश करेगा। जो वो शब्द बन जाएगा उससे देश के नाम का निर्देश होगा। तो ये सारी बातें अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम इनके प्रत्युदाहरण भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमें ये आवश्यक देखना है कि जो शब्द बनेगा तद्धित प्रत्यय लगा के, वो देश के नाम का निर्देश करेगा। तो जैसे अब उदाहरण से भी हम देखेंगे। उदाहरण जैसे उदुम्बरा संति अस्मिन् देशे सह, उदुम्बराह ये शब्द है, और उदुम्बुर शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन में उदुम्बर बनता है। तो उदुम्बराह संति अस्मिन् देशे, अभी अस्ति बोला था हमने, तो अस्ति की जगह संति क्यों हुआ? क्योंकि उदुम्बराह जो है बहुवचन में प्रयुक्त है। तो जब हम कहेंगे
अस्मिन देशे अस्ति या अस्मिन देशे संति, एक ही बात है, वचन की कोई बात नहीं है। तो संति अस्मिन देशे ये अर्थ है। और सा मीन्स वह देश। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा कि उदुम्बराह, तो जब हम प्रत्यय करेंगे इससे, तो प्रत्यय किससे होगा? उदुम्बर शब्द से। तो उदुम्बर शब्द से जब हम प्रत्यय करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया कि उदुम्बराह शब्द का विग्रह या विच्छेद इसको कैसे करेंगे। तो उदुम्बर शब्द से प्रथमा बहुवचन की विभक्ति लगी है, इसलिए जस होगा, जस को अलग करेंगे। और फिर अब संति अस्मिन देशे, इस अर्थ में प्रत्यय लगना है। अभी मैंने अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किया था कि प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाला शब्द होना चाहिए और प्रत्यय जो लगाना है उससे ये अर्थ प्राप्त होना चाहिए, तत् अस्मिन देशे अस्ति। तो अब तत् अस्मिन देशे अस्ति इस अर्थ को देने के लिए प्रत्यय होगा। और जहाँ कहीं पर विशेष प्रत्यय नहीं बताया जाता, तो हमने बताया आपको कि अण प्रत्यय का प्रयोग होता है। सामान्य जो प्रत्यय है अण प्रत्यय, तो अण प्रत्यय प्राग दिव्य, तो अण सूत्र बार बार जहाँ कोई और प्रत्यय नहीं बताया गया किसी सूत्र से, तो प्राग दिव्य तो अण सूत्र का ही प्रयोग होगा और वो अण प्रत्यय का विधान होगा। तो उदुम्बर अण, ये अण प्रत्यय जब हो गया तो इससे जो बना औदुम्बरः, औदुम्बरः देशः। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, हम उस सूत्र को लगाएंगे तो तद अस्मिन, तद मीन्स प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाला, उदुम्बरः प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाला है। और अस्मिन अस्ति इति, ये जो है इस अर्थ में अण प्रत्यय लगा। और जब अण प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द बना औदुम्बर, ये देश का निर्देश कर रहा है कि औदुम्बर देश, वो देश। यहाँ पे देखिए देश शब्द को केवल मात्र देश, जैसे अभी तो हम देश को जैसे भारत देश या कोई अन्य देश इस प्रकार से प्रयुक्त करते हैं, लेकिन यहाँ देश का अर्थ होता है स्थान, अर्थात देश के अंतर्गत नगर भी आ जाते हैं, जनपद भी आ जाते हैं, प्रांत भी आ जाते हैं, मतलब कोई भी स्थान के लिए देश शब्द का संस्कृत में प्रयोग होता है। तो किसी भी स्थान के लिए जब शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो जैसे औदुम्बर है, तो ये है औदुम्बर का अर्थ है वह स्थान, वह देश जिसमें उदुम्बर बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो हम समझ गए कि औदुम्बर शब्द का अर्थ देश के लिए प्रयुक्त किया गया है, कि वो देश जैसा, औदुम्बर देश को कहते हैं, स्थान को कहते हैं। इसी प्रकार से पलाशा संति अस्मिन देशे स, जिस स्थान में पलाश के वृक्ष ज़्यादा होते हैं उसको भी उस देश को उस नाम से कैसे जाने जाएंगे? अण प्रत्यय लगाकर, पलाश शब्द से अण प्रत्यय लगाएंगे तो पालाश बन जाएगा। पालाशा का अर्थ क्या हो गया? जिसमें बहुत अधिक पलाश हो ऐसा देश। तो देखिए जब हम विग्रह अलग करते हैं तब भी हमें समझ आ जाता है कि पलाश शब्द, इससे अण प्रत्यय जो लगा है वो किस अर्थ में लगा है। तो मैंने यही बताया कि जिसमें पलाश बहुत अधिक हो, तो बहुत अधिक हो इस अर्थ में है और देश के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह से पर्वता संति अस्मिन देशे, जिस देश में पर्वत बहुत हो तो उसे पार्वत देश कहते हैं, पार्वतः देशः। तो पार्वत का अर्थ क्या है? वह देश, वह स्थान जिसमें पर्वत बहुत अधिक होते हैं। इसी तरह से अर्डव, अर्डवः अस्मिन देशे संति सः, जिसमें अर्डव बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अर्डु, अर्डु प्लस आई प्रत्यय है और इससे आई प्रत्यय लगा के आर्डवः देशः बनता है। और इसका मैं आगे क्योंकि सूत्र आएगा तो सूत्र की व्याख्या करते हुए मैं इसके पूरे की सिद्धि आपके सामने उसी समय रखूंगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से तदस्मिन अस्ति इति सूत्र द्वारा यहाँ पे प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही और भी उदाहरण है। सिकता संति अस्मिन देशे सह सैकतम देशः, अर्थात सिकता मोतियों को कहते हैं, तो जहाँ बहुत अधिक होते हैं वो देश सैकता, क्योंकि देशः के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये शब्द अब देश के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो सैकतः देशः। तो यहाँ पे जो प्रत्यय किया गया है, यहाँ भी प्रत्यय अई किया गया है, अण प्रत्यय नहीं किया गया।
ये मैंने अभी आपको ये बताया था कि सामान्य रूप से यदि किसी के लिए कोई प्रत्यय नहीं कहा गया है तो अण प्रत्यय लगेगा, लेकिन जब हम विशेष रूप से किसी सूत्र द्वारा प्रत्यय कहते हैं तो फिर वही प्रत्यय होता है। तो यहाँ एक सूत्र है संकल आदिभ्यश्च। संकल होता है समूह, इकट्ठा, ढेर। तो जहाँ संकल आदि के लिए प्रयुक्त किया जाए तो वहाँ पे अय प्रत्यय होता है। तो यहाँ सिकता बहुत सारा ढेर ही होता है, तो सिकता का ढेर, सिकता यहाँ पे रेत को कहते हैं। सिकता वास्तव में रेत कहते हैं, जहाँ पर जिसके अंदर समुद्र के बाहर जहाँ से सीप इत्यादि निकलते हैं। तो सिकता जो है वो देश जहाँ सिकता बहुत अधिक हो। तो सिकता तो एक दाना तो होता नहीं है, एक ढेर होता है। तो इसलिए यहाँ पर अय प्रत्यय कहा गया है और इस सूत्र से अय प्रत्यय करेंगे। इसी प्रकार से देखिए, जब हम यहाँ पे अय प्रत्यय करते हैं तो यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि अण प्रत्यय करने पर भी और अय प्रत्यय करने पर भी इन दोनों प्रत्ययों को करने पर रूप एक ही बनता है, रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जो है अय प्रत्यय ङित है, तो ङित होने के कारण जो स्वर विधान है उसमें अंतर आता है, इसलिए यहाँ पे अय प्रत्यय किया गया है। अब जो दूसरा सूत्र था, 4 सूत्र मैंने बताया था चातुरार्थिक, तो 4 अर्थ देने वाले सूत्र। तो दूसरा सूत्र है तेन निर्वृत्तम। तो तेन निर्वृत्तम सूत्र तेन तृतीया में है। अभी देखिए तद अस्मिन् अस्ति, तो तद का प्रयोग किया तो हमने कहा प्रथमा। तेन का प्रयोग किया है तो इसमें तेन का अर्थ है तृतीया। तो तृतीया विभक्ति में समाप्त होने वाले समर्थ पद से निर्वृत्तम, निर्वृत्त मीन्स होता है बनाया गया, तैयार किया गया, संपन्न किया गया, कुछ भी अर्थ हम कह सकते हैं। तो उसके द्वारा बनाया गया, इस अर्थ में प्रत्यय लगता है तद्धित प्रत्यय, और तद्धित प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनता है वो देश का के नाम का निर्देश करने वाला होना चाहिए। तो देखिए जिस शब्द से प्रत्यय किया जाता है वो तृतीयांत होना चाहिए और समर्थ होना चाहिए, और प्रत्यय लगने के बाद प्रत्यय किस अर्थ में लगना चाहिए, तेन निर्वृत्तम, उसके द्वारा बनाया गया इस अर्थ में प्रत्यय लगना चाहिए। और प्रत्यय लगकर जो शब्द बनता है वो किसी देश अर्थात किसी स्थान के नाम का निर्देश करने वाला होना चाहिए। अब जैसे उदाहरण है, जैसे सहस्रई निर्वृत्तम नगरम। अभी मैंने आपको बताया ना, देश शब्द के लिए, नगर के लिए भी देश प्रयुक्त होता है, प्रांत के लिए भी प्रयुक्त होता है, और भी जितने स्थान होते हैं उनके लिए देश शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बताया कि सहस्रई निर्वृत्तम नगरम, अर्थात हजारों से निर्वृत्तम बनाया गया नगर। अब देखिए हजारों के द्वारा बनाया गया नगर या हजारों की सहायता से बनाया गया नगर, तो यहाँ सहस्रई तृतीया विभक्ति बहुवचन में प्रयुक्त है। तो सहस्त्र से तृतीया विभक्ति बहुवचन में कौन सा प्रत्यय लगता है, भिस प्रत्यय। ये भी ध्यान रखना है, जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो प्रत्यय से पहले जो उसकी विभक्ति होती है उसको पृथक करना होता है। तो अगर हम सहस्त्रई निर्वृत्तम कहते हैं तो सहस्त्रई में सहस्त्र शब्द से तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। तो सहस्त्र और तृतीया में कौन सी विभक्ति आएगी, भिस। तो इस तरह से हमने अलग किया, और फिर निर्वृत्तम बनाया गया, इस अर्थ में प्रत्यय लगाया हमने अण। सामान्य रूप से एक ही प्रत्यय होता है अण, कोई विशेष प्रत्यय बताएंगे तो वो साथ साथ हम बताते जाते हैं। तो अण प्रत्यय लगता है तो जो शब्द बनता है वो बनता है सहस्त्रम, सहस्त्र शब्द बनता है। सहस्त्र का मतलब क्या हो गया, सहस्त्रों से बनाया गया, हजारों से बना हुआ। तो यहाँ पे देखिए अब निर्वृत्त अर्थ है ना, जब हमने प्रत्यय लगा दिया, सहस्त्र शब्द अपने आप में केवल मात्र हजार अर्थ दे रहा था, कई हजार बहुवचन में है, लेकिन जब हमने अण प्रत्यय लगा दिया, सहस्त्र बना दिया, तो इसका अर्थ हो गया हजारों से बना हुआ। तो ये निर्वृत्त बना हुआ अर्थ किसने दिया है, अण प्रत्यय ने दिया है। और फिर ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, सहस्त्रम नगरम के लिए, अर्थात वह नगर जो हजारों से बनाया गया हो, अर्थात नगरस्य निर्माणे सहस्त्र जनानां साहाय्यम उपलब्धम इत्यर्थ। इसका मीनिंग पूरा क्या हो गया कि वो नगर
जिसको बनाने में 1000 लोगों की सहायता प्राप्त की गई, उसे सहस्त्र नगर कहते हैं। तो संभवतः जो तीनों बातें जो सूत्र में कही गई हैं, तेन भी, निर्वृत्तम भी, और जो जिसके लिए तन नामनी देशस्य नामनी, ये तो साथ साथ आएगा ही कि देश के नाम के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए, कुशाम्बेन निर्वृत्ता नगरी, अब कुशाम्ब के द्वारा बनाई गई नगरी, कुशाम्ब राजा हैं और उनके द्वारा जो नगरी है उसको क्या कहेंगे, ये मैं अभी आपको जब हम प्रत्यय करते हैं तो बताती हूँ। तो कुशाम्बेन तृतीयांत है, तो कुशाम्ब से तृतीया में टा लगेगा। अभी भिस लगाया था क्योंकि बहुवचन था, अब एक वचन होने के कारण हम टा लगाएंगे और फिर निर्वृत्ता नगरी बनाई गई, इस अर्थ में अनप्रत्यय करेंगे। तो विभक्ति तो आपको हम जानते हैं कि लोप हो जाता है, तो कुशाम्ब और अणशेष रहता है। तो अब क्या है कि ये शब्द हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे क्योंकि नगरी के लिए आया है। तो अगर ये नगरी के लिए प्रयुक्त हुआ है तो स्त्रीलिंग में ङी प्रत्यय होगा। तो हमारे पास स्थिति होती है कुशाम्ब, अण और ङीप, और कुशाम्ब से कौशाम्ब बनेगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। कु के उ को आदि वृद्धि हो जाएगी, तद्धितेश्वचाम आदि से कौशाम्ब बनेगा, और ब के अ को यस्येति च से लोप करके और ब में अण का अ मिला के कौशाम्ब पूरा बन जाएगा, और ङी प्रत्यय लगने पर कौशाम्बी बनेगा, क्योंकि ये जिस देश के लिए, जिस स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है वो स्त्रीलिंग है, नगरी है। लेकिन अगर हम नगरम कहते तो फिर कौशाम्बम नगरम प्रयुक्त होता, ये भी हमें ध्यान रखना है। और यदि मैं देश कहती हूँ तो कौशाम्बः देश होगा। तो जो विभक्ति है वो किस के जो विभक्ति वचन इत्यादि हैं या लिंग है वो किसके अनुसार होगा, जिसके लिए वो शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो कुशाम्ब नामना राज्ञा निर्मिता नगरी, इसका ये अर्थ होगा। अब जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, देश शब्द क्षेत्र, ग्राम, नगर या राज्य किसी के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो इसलिए नगरी का नाम से निर्देश करने में इस सूत्र का प्रयोग हो जाएगा। अगर नगरी के लिए है तो भी देश में ही आता है। अब यहाँ पे एक और बात, इस सूत्र में निर्दिष्ट तेन इस शब्द से कर्तु निर्देश अपि भवितुमर्हति, साधनस्य च अपि भवितुमर्हति। देखिए, सूत्र में तेन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब तेन निर्वृत्ता जब हम कहते हैं उसके द्वारा बनाई गई, तो ये उसके द्वारा बनाई गई ये वाक्य कर्मवाच्य का है, और इसमें कर्मवाच्य में जो कर्ता है उसमें तृतीया लगी है तेन में। तो कर्ता में तृतीया लगी हुई है, इसलिए उसके द्वारा बनाएगी, अर्थात उसने बनाई। तो कर्ता में भी यहाँ पे सूत्र का प्रयोग हो सकता है, और उसके बाद साधन के लिए भी ये प्रयुक्त हो सकती है। तेन शब्द तृतीया शब्द जो है वो साधन के लिए भी प्रयुक्त होता है, तो यहाँ साधन का भी निर्देश इससे हो सकता है। तो जैसे मैंने अभी आपके सामने कहा सहस्त्रई निर्वृत्ता नगरी, तो ये सहस्त्रों की सहायता से बनाई गई नगरी। यहाँ पे सहस्त्र कर्ता नहीं है, यहाँ तेन जो है कर्ता अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, साधन के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे तेन का प्रयोग साधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। और जब हम कहते हैं कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी, तो कुशाम्ब जो है वो कर्ता है। तो तेन शब्द से यहाँ दोनों ही अर्थ प्राप्त हो सकते हैं। तो कर्तुः निर्देश अपि भवितुम अर्हति, साधनस्य चापि भवितुम अर्हति। तो अभी इसी प्रकार से जो उदाहरण है, शास्त्रम जैसे बताया मैंने, सहस्त्र जनानाम सहायेन निर्वृत्तम, इसमें तो ये जो है सहायता वाले साधन अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और कौशाम्बी में कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब अगला सूत्र जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है तस्य निवासः। तो पहले दो मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया, तीसरा है तस्य निवासः। अब यहाँ पर पहला पद क्या है, तस्य, और ये तस्य किस विभक्ति में समाप्त हो रहा है, षष्ठी विभक्ति में। तो जब वृत्ति देखेंगे
तो तस्य के लिए षष्ठी का प्रयोग किया गया है। तो षष्ठी समर्थात, षष्ठी भक्ति में समाप्त होने वाले, समर्थात मीन्स अर्थवान, जिसका कोई अर्थ हो। तो षष्ठी भक्ति में समाप्त होने वाले समर्थ शब्द से प्रत्यय होगा। तो किस शब्द से प्रत्यय होना है ये हमें जाना तस्य से। तो तस्य से हमें ये प्राप्त हुआ कि जिसको ये तद्धित प्रत्यय लगेगा वो षष्ठी भक्ति में समाप्त होने वाला होना चाहिए। और वो प्रत्यय किस अर्थ में लगेगा? तो तस्य निवासः, उसका ये निवास है, उसका जहाँ यहाँ वहाँ यो रहता है। तो जब उसका निवास इस अर्थ में प्रत्यय लगेगा और उसका नाम जो किसको निर्देश करेगा? किसी स्थान के नाम को निर्दिष्ट करेगा। अर्थात षष्ठी भक्ति में समाप्त होने वाले शब्द से जब उसका निवास अर्थ में प्रत्यय लगाते हैं तो प्रत्यय लगने पर जो शब्द हमें प्राप्त होता है वो उस स्थान के नाम का निर्देश करेगा। यदि स्थान के नाम का निर्देश नहीं करेगा तो फिर प्रस्तुत तीनों सूत्र पूर्व में भी बताए गए हैं, दोनों सूत्र और तीसरा ये भी, इन सूत्रों का प्रयोग नहीं हो पाएगा यदि निष्पन्न होने वाले शब्द से देश का निर्देश नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने इस सूत्र की विस्तृत व्याख्या और इससे संबंधित जो पद हैं उनकी निष्पत्ति किस प्रकार से होती है उन पर विस्तार से चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।